students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, chapter number 4 of Accountancy, Reconstruction of Partnership, Standard 12 GSCB. Okay, लास्ट लेक्चर में अपन ने रिवैल्यूएशन कैसे बनाना है, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो पढ़ी थी। अब क्या है कि जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं और रिजर्व्स को कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है एंड अगेन न्यू बैलेंस शीट कैसे करनी है। तो मेन टॉपिक के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। अब रिजर्व्स क्या होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व जो लास्ट ईयर अपन ने बैलेंस शीट के अंदर पढ़े हैं, जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, जो भी अपना डिविजिबल प्रॉफिट है उसको अपन साइड में निकाल लेते हैं एंड कुछ रिजर्व्स बनाते हैं, जो रिजर्व्स फ्यूचर में अपन पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर सके या जनरली यूज कर सकते कोई भी चीज के लिए, तो उसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व्स जो होते हैं वो इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, हर केस में सबसे पहले ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिए होंगे रिजर्व्स, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी है, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का केस में क्या हो सकता है कि उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है उसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है उसका क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है, तो भी डिस्ट्रीब्यूट दोनों केस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ केसेस कैसे, अभी रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं, कैपिटल रिजर्व्स आता है, जनरल रिजर्व्स आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब क्या हो गए? रिजर्व्स। तो ये सब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब कुछ ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस, नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सब क्या होता है? पीएल का डेबिट बैलेंस, ये सब क्या होता है? ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, ये सब डेबिट बैलेंस वाले ये भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन रिजर्व्स के केस में और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस के केस में क्या होता है? जो पार्टनर्स है ये सब चीजें डेबिट हो जाती है एंड जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स अगर फिक्स कैपिटल मेथड है मतलब जिसके अंदर करंट अकाउंट बना रहे तो उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, अगर करंट अकाउंट नहीं बना रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर करंट अकाउंट नहीं बना रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे समझो दो पार्टनर, टू जय विजय, टू रीना दीना, जो भी है, मतलब जितने भी पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। अब जब डेबिट बैलेंसेस है तो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, समझो एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस है क्रेडिट, या जो भी एक्सपेंसेस है वो क्रेडिट हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये भी कंबाइंड एंट्री आएगी, क्लियर। अगर सिंगल है तो सिंगल एंट्री आएगी, पर अगर सब कुछ है तो कंबाइंड एंट्री करेंगे। अब इससे रिलेटेड सम कर तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ये कंसेप्ट है, लेकिन सब केस में क्या है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और ये कब तक होता है? जब पार्टनर्स रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप को, जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है, जब रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर होता है। इन सब केसेस में जो भी ओल्ड बैलेंस शीट का जितना भी ये सब फंड है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Starting with illustration 10, Ram and Rahim are the partners of the partnership firm. P&L ratio between them is 4:3, मतलब old ratio दे दिया है। Illustration 10, old P&L ratio 4:3, Ram is to Rahim, okay। Old partners कौन है? Ram and Rahim। फिर क्या बोला था? फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2017, 31/3/2017 की बैलेंसेस दे दिया। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, रिजर्व फंड
वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। मैंने इतनी बार रिजर्व्स के नाम बोले, लेकिन कंटिजेंसी सब कुछ बोला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, लेकिन कभी भी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड बोला नहीं। ये बहुत कंफ्यूजिंग दो चीजें, एक है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड और एक है वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड इज अ रिजर्व, लेकिन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड इज अ रिजर्व। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, लायबिलिटी कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, लायबिलिटी कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज एकदम क्लियरली मार्क करके रख दो किधर, कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड इज अ रिजर्व। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, लायबिलिटी कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ओके एवरीवन, सो स्टार्टिंग विद द सम, तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नोट में लिख देंगे कि एज इट इज अ लायबिलिटी सो इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके ओके, स्टार्टिंग विद द सम, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट वाले एक साइड लिख देती हूँ, क्रेडिट वाले एक साइड लिख देती हूँ, ताकि एंट्रीज पास करने में समझ आए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000 है, और बाकी रिजर्व फंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। ओके, रिजर्व फंड कितना है 42,000 एंड वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड है 26,000। ओके, आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं आएगा, वो नोट में लिख देंगे एज इट इज अ लायबिलिटी, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, या इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। On the above date, Ram and Rahim decided on a new profit and loss ratio that is 1:1. Ignore. ठीक है। A claim of ₹5,000 is outstanding against the workman accident compensation fund. एक क्लेम है कि 5,000 वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड के जो 5,000 रुपए का क्लेम है वो आउटस्टैंडिंग है। तो पहले क्या करेंगे, अपने पास जो रिजर्व इकट्ठा करके रखा है 26,000 का, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड का 26,000 का जो रिजर्व है, उसमें से वो क्लेम का अमाउंट माइनस कर देंगे। मतलब वर्कमैन एक्सीडेंट वालों को 5,000 रुपए देने बाकी, तो पहले वो दे दो, फिर बचा कुचा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ आया? जो अगर तुम्हारे पास 26,000 का फंड है और तुमको जिस चीज के लिए तुमने फंड बनाया उसका ही 5,000 का एक्सपेंस दिखा रहा है, तो पहले एक्सपेंस को खत्म करो, फिर जो बचा कुचा फंड है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ आए? वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्टनर्स को कोई भी एक्सीडेंट रिलेटेड कोई भी कुछ हुआ हो तो पार्टनर्स के फैमिली को जो पैसा देना पड़ता है उसके लिए फंड बनाया। तो 5,000 का तुम्हारा उसके अंदर एक्सपेंस दिखा रहा है कि किसी वर्कर को देना है, तो पहले वो फंड में से एक्सपेंस निकालो, फिर बचा कुचा फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना कि इतना एक्स्ट्रा पड़ा है, इतना एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, इतना एक्स्ट्रा पड़ा, क्योंकि 5,000 का तो एक्सपेंस दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग। ओके, क्लियर? ओके, मैंने भूल से रख कर दिया। सो क्रेडिट में क्या होगा, एक तो रिजर्व फंड था 42,000 आई थिंक सो, ठीक है, और एक वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड 26,000 माइनस 5,000 दैट इज 21,000। ओके, तो एंट्रीज क्या होगी, मैंने क्या बोला था, जब भी रिजर्व्स हो तब एंट्री क्या होगी, राम पार्टनर्स कैपिटल ना, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुमको जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करना है इसके अंदर, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके अंदर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला ना, तो मैं कैपिटल ही लिखूंगी। 2 रिजर्व फंड, सॉरी, जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है और डेबिट बैलेंस नीचे आ जाता है, तो 2 P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14,000 है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 4:3 का रेशियो है, 14,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 दैट इज 8,000 6,000। क्लियर?
जब भी डेबिट बैलेंस हो तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगा, जब भी क्रेडिट बैलेंस हो तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? मतलब पर्टिकुलर फंड्स जो है, अगर डेबिट बैलेंस वाले फंड क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस वाले फंड डेबिट हो जाएंगे। क्लोजिंग एंट्रीज में हमेशा ऐसा ही होता है। क्लोजिंग एंट्री के केस में जो भी डेबिट है वो क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाता है। क्लियर? इसलिए वो क्लोज माना जाता है। ये लास्ट 11th स्टैंडर्ड में क्लोजिंग एंट्रीज में अच्छे से करवाया था कि परचेस क्लोज हो रहा है तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट ये क्रेडिट वाली एंट्री के अंदर क्या होगा? रिजर्व फंड डेबिट, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो रिजर्व फंड कितना है? 42,000 और ये कितना है? 21,000। अब 42 प्लस 21 कितना होता है? 63। 63,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो क्या हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 7 दैट इज 9 4 36,000 एंड 27,000। करेक्ट? 36,000 एंड 27,000। ओके, सो ये हो गए हमारे दो एंट्री। अभी जो मैंने कंबाइन एंट्री की उसको तुम सिंगल एंट्रीज भी कर सकते हो, जैसे रिजर्व फंड टू राम रहीम, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड टू राम रहीम, कुछ भी चलेगा, दोनों टाइप से लिखोगे तो भी चलेगा। ये एंट्रीज भी करेक्ट है, वो एंट्रीज भी करेक्ट है। सो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर मैं नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करती हूँ, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। Illustration 11. From the following information, pass necessary journal entries and prepare a revaluation account, a balance sheet after the effects of the revaluation in the books of Rajesh and Jagdish. Rajesh and Jagdish are the partners sharing P&L in the ratio of 3:2. Balance sheet of the firm as on 31/3/2017 is as below. Okay, तो इसके अंदर अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। ओके, तो वी शुड स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राजेश एंड जगदीश फॉर्म। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। डेट्स नहीं दिए हैं तो अपन क्या लिखते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। सो द फर्स्ट एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूज इंक्रीज बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की क्या लिखा नीचे? पार्टनर्स आर डिसाइडेड फॉर द रिवैल्यूएशन। ओके, सो partners have decided for the revaluation of assets and liabilities of the firm and the future profit distribution ratio is 1:1। मतलब न्यू रेशियो बता दिया 1:1। Information for the same is as under। Land and building values to be increased by 20%। Land and building 20% increase हो रही है, मतलब क्या? Land and building debit, revaluation credit। Land and building account debit to revaluation account credit। कितना होगा? 20%। 1 लाख पे 20%, दैट इज 20,000 रुपीज। ठीक है,
इंक्रीज बोला है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 20%। फर्नीचर और मशीनरी दोनों डिक्रीज हो रही है बाय 20%। तो डिक्रीज हो रही है तो मैं कंबाइन एंट्री एक साथ भी कर सकती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू क्या बोला है, मशीनरी एंड फर्नीचर, टू मशीनरी। तुम सबको नरेशंस लिखना है, मेरे इधर जगह नहीं है इसलिए मैं नरेशंस नहीं लिखती हूँ। टू मशीनरी टू फर्नीचर दोनों 20% डिक्रीज हो रहा है। तो कितना कितना डिक्रीज हो रहा है, अगर फर्नीचर मशीनरी 80,000 की अगर मैं उसको 20% डिक्रीज करूँ तो 16,000 एंड फर्नीचर 20,000 उसको मैं 20% डिक्रीज करूँ तो 4,000। मतलब अल्टीमेटली 20,000 का रिवैल्यूएशन आ रहा है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एंट्री। नाउ बेड डेब्ट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। बेड डेब्ट रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, बेड डेब्ट रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, बेड डेब्ट रिजर्व टू रिवैल्यूएशन। बेड डेब्ट रिजर्व की कोई जरूरत नहीं, तो क्या होगा, बेड डेब्ट रिजर्व टू रिवैल्यूएशन 3,000 हटा दिया मैंने, बेड डेब्ट रिजर्व को हटा दिया। बेड डेब्ट रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, उसको हटाना है तो उसको डेबिट कर दिया। क्लियर एवरीवन? फोर्थ, ₹3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड इन स्टॉक। 3,000 का रिपेयरिंग एक्सपेंस स्टॉक में चाहिए। स्टॉक कितना है, 23,000, तो उसमें 3,000 स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। रिपेयर करवाएंगे, कोई चीज को रिपेयर करवाएंगे मतलब उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3,000 स्टॉक की वैल्यू, मतलब स्टॉक के अंदर 3,000 का खर्चा है, खर्चा है मतलब अपना नुकसान है, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट 3,000। ओके, नेक्स्ट, an amount of ₹5,000 among creditors is now not to be paid। क्रेडिटर्स अब पे करने की जरूरत नहीं। कितने के क्रेडिटर्स पे करने की जरूरत नहीं, 5,000। अपना फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। अपन को इतने क्रेडिटर्स को अब नहीं पे करना, नहीं पे करना मतलब अपना प्रॉफिट कंडीशन में है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। कितना, 5,000 रुपीज। ओके, फिर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 एंड इनकम रिसीवेबल 8,000। इतना रिकॉर्ड नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्योंकि अपना नुकसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और 7th क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट है, 6,000 6,000। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल इज एन एसेट। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है मतलब अपना फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 8,000 8,000। ओके, सो अब ये 7 एंट्रीज तो हो गई। अब इसके अंदर अपन को देखना है कि कोई ऐसा फंड तो नहीं है जो अपन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगेन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के फंड्स हैं। तो अपन 8th एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस है एंड P&L भी क्रेडिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी क्रेडिट बैलेंस है। तो दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर्स हैं, राजेश अकाउंट, राजेश कैपिटल अकाउंट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। जनरल रिजर्व कितना है, 10,000। P&L कितना है, 15,000। तो 10 + 15 25 एंड 25 को अगर दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, 15 एंड 10। ओके एवरीवन, सो ये एंट्री करने के बाद लास्ट जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस की एंट्री होती है अपन को वो एंट्री करनी है। फिर
डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड न्यू पार्टनरशिप, न्यू बैलेंस शीट। ओके, सो ये अच्छे से गो थ्रू कर दो। ओके, टेक्स्ट बुक में से एंट्रीज देख के मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तुमको बहुत अच्छे से आता है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट पार्टनर्स बैलेंस शीट बना रही हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमको खुद बनाना है, मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट पे जंप कर रही हूँ। ठीक है, तो बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। ठीक है, ओके, बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन। ओके, सो अभी क्या क्या एंट्रीज हुई एंड कैसे कैसे अफेक्ट करेगा। लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1 लाख प्लस इंक्रीज कितना है 20%, दैट इज 20,000। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,20,000। मशीनरी, मशीनरी कितनी है 80,000, उसमें डिक्रीज कितना है, माइनस डिक्रीज कर देंगे 16,000 का, तो क्या हो गया 64,000। फिर क्या बोला है फर्नीचर, फर्नीचर 20,000, उसमें डिक्रीज है 20%, उसमें डिक्रीज है 20%, दैट इज 4,000, तो क्या हो जाएगा 16,000। ओके, फिर क्या बोला है इन्वेस्टमेंट, जिसका मार्केट वैल्यू 25,000 है, तो एक और एंट्री आएगी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 25,000 है और ब्रैकेट के अंदर 30,000 बुक वैल्यू दी हुई है, तो इन्वेस्टमेंट 5,000 कम हो रहे हैं, तो उसकी भी एक एंट्री आएगी। एसेट अगर कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 5,000, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 5,000। ये एंट्री स्किप हो गई क्योंकि मैंने बैलेंस शीट के अंदर क्लियरली देखा नहीं। इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं 5,000, अपन को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है, सब एसेट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, लायबिलिटी को भी। तो इन्वेस्टमेंट 5,000 कम हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 5,000। ओके, सो इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000 माइनस डिक्रीज 5,000, तो कितना हो गया 25,000। ओके, नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स बेड डेट रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, तो डेटर 60,000 एज इट इज आ जाएंगे। क्लियर एवरीवन। स्टॉक, स्टॉक 23,000 का, जिसके अंदर से रिपेयरिंग एक्सपेंस निकाला 3,000 का, तो स्टॉक कितना हो गया 20,000। ओके एवरीवन। कैश बैलेंस 10,000, कैश बैलेंस 10,000। ओके, अब ये साइड करेंगे कैपिटल अकाउंट राजेश का, तो राजेश का बैलेंस कितना आया, मैं एक बार इसके अंदर अकाउंट में देख लेती हूँ कितना बैलेंस आया है। राजेश के अंदर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना 1200 है, तो राजेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया, लेकिन अपन को किधर भी बोला नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो नहीं बनाएंगे तो चलेगा, डायरेक्टली जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो ट्रीटमेंट करना है। राजेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 1,40,000 प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 1200 प्लस जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, जनरल रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और पीएनएल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देख लो जनरल रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व पीएनएल मिला के अपन ने लिखा था, लेकिन अब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। 10,000 का तो 6,000 जनरल रिजर्व हो गया एंड जनरल रिजर्व 6,000 हो गया एंड 15,000 है, तो उसका डिवाइड बाय 5 into 3 दैट इज 9,000 पीएनएल हो गया। सो इसका टोटल कितना हो गया 156200, 156200। फिर आया जगदीश, जगदीश का बैलेंस कितना है 60,000, उसका रिजर्व्स
सॉरी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 800 प्लस उसका रिजर्व कितना है 4000, जनरल रिजर्व 4000 प्लस पीएनएल 6000, तो टोटल इसका कितना हो गया 70,800। ओके, अब बचा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना हो गया 5,000 कम हो गए, तो 95,000 पहले था माइनस डिक्रीज दैट इज 5,000, तो ये कितना बच गया 90,000। क्रेडिटर्स 95,000 माइनस 5,000 डिक्रीज दैट इज 90,000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक पॉइंट था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज लायबिलिटी जो रह गई थी अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने की 6,000 एंड इनकम रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड इनकम रिसीवेबल कितने का था 8,000। ओके, सो अगर मैं इस साइड का टोटल करूं 156,200 प्लस 70,800 प्लस 90,000 प्लस 6,000 दैट इज 323,000। करेक्ट है, ये साइड का बैलेंस 323,000। अब ये साइड का बैलेंस देखेंगे 1,20,000 प्लस 64,000 प्लस 16,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 दैट इज 323,000। अगर दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल सेम है मतलब अपना सम राइट है। ओके, ट्वेल्थ सम भी सिमिलर पैटर्न का कुछ भी डाउट हो कमेंट में लिख देना। गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।